Hey boys and girls, so good morning, good afternoon and good evening. As per the time you're watching the video, boys and girls, finally नया शुरुआत SLCM के अंदर जन्नत है SLCM मतलब जिसको पढ़ाई अच्छा लगता है उसको जन्नत लगेगा। ऑब्वियस बात है, बहुत टेक्निकल है, भयानक वाला टेक्निकल है जो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट है कि CS एग्जीक्यूटिव में तो समझ लो 15-20 नंबर का आना है, अकेला ये चैप्टर 15 से 20 नंबर का वेटेज रखता है। सीएस प्रोफेशनल में भी ये चैप्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सीएस प्रोफेशनल में भी तुम फिर से सेम चीज मेरे से पढ़ोगे। उस समय फिर बच्चे थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे, ये सेम कंटेंट फिर से क्यों पढ़े। तो मत पढ़ भाई, तेरा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ तो मत पढ़, लेकिन सीएस प्रोफेशनल के भी सिलेबस में रहता है ये वाला। ओके, यस सर, लवली। सो बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाहुबली चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, आईसीडीआर। आईसीडीआर सर, आईसीडीआर का जो रेगुलेशन है उसका फुल फॉर्म क्या है? इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आईसीडीआर, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं सब लिखवाऊंगा आपको। मतलब इंस्टीट्यूट का किताब जो है ना, हम लोग इंस्टीट्यूट का किताब फॉलो करेंगे, लेकिन आपको सब कुछ लिखवाया जाएगा, सब कुछ डिक्टेट किया जाएगा, आपको खाली कंसंट्रेट करना है। सर कितना क्लास लगेगा? एक्सपेक्टेड है 8 क्लासेस लगेंगे आईसीडीआर कंप्लीट करने में, बिकॉज इट्स अ 15 to 20 मार्क्स चैप्टर। So we are expecting, to complete it somewhere around 7 to 8 classes for sure. Somewhere around 7 to 8 classes for sure. Okay. बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़कर। सुनो ध्यान से, कुछ लिखना नहीं है जैसे मैंने आपको बताया। इश्यू अभी लिखना नहीं है, हाँ रफक चल रहा है, अच्छा इंडाइटिंग नहीं चल रहा है, मतलब रफक है अभी। इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। इसी को प्यार से आईसीडीआर बोलते हैं। आईसीडीआर का फुल फॉर्म क्या है? इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। बेटा मैं आपको बताता हूं, ये इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 बनाया किसने? सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी हैज इनेक्टेड दीज रेगुलेशन। इसके पहले आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 हुआ करता था, इसके ठीक पहले हुआ करता था आईसीडीआर रेगुलेशन 2009, बट उसको हटा करके, उसको पूरा का पूरा हटा करके लाया गया आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। अब ये जो रेगुलेशन है ना, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018, ये बेसिकली क्यों लाया गया, क्या कारण है आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 लाने का, और ये है क्या रेगुलेशन? नाम में ही लिखा हुआ है रे, आंसर नाम में ही छुपा हुआ है, इश्यू ऑफ कैपिटल। तुम सोचो, आज मान लो कोई कंपनी जो है ना, कोई कंपनी पब्लिक इशू लाना चाह रहा है। पब्लिक इशू मतलब कंपनी इज गोइंग टू इशू द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। कंपनी, मान लो कोई भी कंपनी पब्लिक इशू लाना चाह रहा है, विच मींस कंपनी इज गोइंग टू इशू द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक को तो इतना समझ नहीं है, डोंट माइंड इट बट इट इज ट्रू, जनरल पब्लिक को तो इतना समझ नहीं है कि कंपनी अच्छा है कि खराब है, हैं? बड़े बड़े वादा कर दिए जाए दोस्तों, बड़े बड़े वादे कर दिए जाए, एक बढ़िया सेलिब्रिटी को रख दिया जाए, मॉडल को रख दिया जाए, जो कि अलाउड नहीं है, बट कौन मना करता है कि सेलिब्रिटी अलाउड नहीं? यही रेगुलेशन ही तो मना करता है। अगर ये रेगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आंडो पांडो कंपनी पब्लिक इशू लेकर के आएगा, कटरीना को रख लेगा, कटरीना से ऐड करवा देगा, और कटरीना बोल देगी आई हैव सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, हैव यू येट? और पब्लिक का लाइन लग जाएगा शेयर खरीदने। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सबसे ऐड करवा दो, कटरीना से ऐड करा दो, और कौन चल रहा है आजकल? अरे जो भी चल रहा है या चल रही है उसे ऐड करवा दो, आई हैव सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। क्या आपने खरीदा है? पब्लिक का लाइन लग जाएगा, शेयर खरीद लिया। कंपनी एकदम घटिया कंपनी था, भयानक वाला घटिया कंपनी था, पैसा डूब गया, पब्लिक का पैसा डूब गया, क्योंकि कोई चेक करने वाला ही नहीं था। अगर हम लोग
कोई रेगुलेशन नहीं लाए, है कोई भी रेगुलेशन नहीं लाए, जिसका मन करेगा बेटा पब्लिक इशू करेगा, जिसका मन करेगा पब्लिक इशू करेगा, अच्छा अच्छा मॉडल रख लेगा और ऐड करवा देगा, और जनता तो फंसी जाएगा। और जब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहा, कंपनी एकदम सड़ा हुआ कंपनी था, घटिया कंपनी था, वो तो पब्लिक से पैसा लेकर डुबा दिया, कंपनी का प्रमोटर ही भाग गया, कंपनी गायब, प्रमोटर गायब, रुपया भी गायब इन्वेस्टर का। फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कभी भी शेयर बाजार में रहेगा क्या? है नहीं नहीं, फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कभी भी शेयर मार्केट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा भाई। और वो गाली किसको देगा? मोदी। पैसा डूबेगा तो हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर को ही गाली देंगे ना भाई। तो सरकार गाली खाने का काम नहीं करता, सरकार सेबी बना रखा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी को बोल रखा है, सेबी स्टॉक मार्केट का जितना भी कानून है सेबी तुम बनाएगा, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट। तभी तो तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। कौन बनाता है ये सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट का कानून? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसलिए सेबी ने एक रेगुलेशन बनाया कि कौन सा कंपनी पब्लिक इशू कर सकता है, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक कंपनी अगर पब्लिक इशू लेकर गएगा उसको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसी रेगुलेशन का नाम है, जो सेबी ने रेगुलेशन बनाया ना, उसी रेगुलेशन का नाम है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आप जब शेयर इशू कर रहे हो मतलब कैपिटल ही तो इशू कर रहे हो ना, यू आर इशूइंग योर शेयर कैपिटल ना। तो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आपको अपने बारे में बताना भी पड़ेगा, कंपनी को डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 सेबी ने इस रेगुलेशन को पास किया, लेकिन ऑब्वियस बात है आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 तो था ही। एक आईसीडीआर, मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा, रिसर्च कर रखा है बंदा, तो रिसर्च मैं किसको शेयर करूं? ये सब चैप्टर से रिलेटेड रिसर्च, ये एग्जाम में नहीं आएगा जो भी मैं बता रहा हूं, इतिहास है। ये आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 का जन्म कैसे हुआ? एक आईसीडीआर कमेटी बनाया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने एक आईसीडीआर कमेटी बनाया, जिसका चेयरमैन रखा गया पृथ्वी हल्दिया जी को। इंसान है भाई, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट है ये। तो सेबी ने एक आईसीडीआर कमेटी बनाया, जिसका चेयरमैन किसको बनाया गया? पृथ्वी हल्दिया जी को। क्या आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 सफिशिएंट है कि इसको चेंज करने का दरकार है? पृथ्वी हल्दिया जो आईसीडीआर कमेटी का चेयरमैन था, इस कमेटी ने रेकमेंड किया कि आउटडेटेड हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए इसने रेकमेंड किया कि हमको आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 लेकर के आना रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही था आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 लेने का, कि लैंग्वेज जो है ना उसको सिंपल बनाना है, लैंग्वेज को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो रखा है उसको सिंपल बनाना है, टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। और 2009 में जो स्टॉक मार्केट था और 2018 में जो स्टॉक मार्केट है, एक बच्चा बोलेगा सर हम लोग का एग्जाम तो 2022 में, 2023 में, 2024 में है। भाई तेरे एग्जाम के हिसाब से ये रेगुलेशन नहीं बनता कि जिस साल तुम एग्जाम देगा तेरे लिए नया रेगुलेशन सेबी बनाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैसे पढ़ा रहे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ओ हाँ सर सही बात है। तो पृथ्वी हल्दिया जी ने बोला भाई ये 2009 वाला आउटडेटेड हो चुका है, 2018 वाला आईसीडीआर नया रेगुलेशन लाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग जो नया रेगुलेशन लाएंगे उस पर लैंग्वेज सिंपल रखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज सिंपल रखेंगे, खुश हो जाओ, आईसीडीआर 2018 का लैंग्वेज सिंपल बनाया गया। जी हाँ, सच में सिंपल लैंग्वेज, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि तुम बस खुद से पढ़ लेगा तो हो जाएगा, ज्ञान तो चाहिएगा। आज तो एक ही क्लास हो रहा है, ये आईसीडीआर तो 8 क्लास चलेगा, पढ़ लेना पूरा आईसीडीआर, होमवर्क दे रहे हैं पूरा आईसीडीआर पढ़ना, कितना लैंग्वेज सिंपल है, पढ़ करके आना कल। पैसा दिया सर आपको, पढ़ाइए। ओके, नहीं लैंग्वेज बोलने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज इतना सिंपल हो गया कि आहा मजा ही आ जाएगा, बट टेक्निकल है। अपने ना सम्स वगैरह सब सॉल्व करेंगे ताकि और मजा आए। और मजा के साथ मार्क्स भी आए। लैंग्वेज सिंपल किया गया। अच्छा, मैं ये बोल रहा था 2009 में जो स्टॉक मार्केट था और जो 2018 में स्टॉक मार्केट है, क्या सेम रहेगा क्या माहौल? 10 साल बाद सेम रहेगा क्या माहौल? तो मार्केट प्रैक्टिसेस भी बदला, तो नया रेगुलेशन का इसलिए भी दरकार था, टू मैच विद द न्यू मार्केट प्रैक्टिसेस, टू मैच विद द करंट स्टॉक मार्केट प्रैक्टिसेस। दैट इज व्हाई न्यू रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड टू मैच विद द करंट मार्केट प्रैक्टिसेस। ओके सर, मक्खन सर, जबरदस्त। और तीसरा लैंग्वेज यही था कि शॉर्टन करना है, ठीक है, आलतू फालतू चीज, अनसर्न चीज को हटा करके
रेगुलेशन को थोड़ा सा शॉर्टेन करना है, लैंग्वेज को सिंपल करना है, कॉम्प्लेक्स की जगह सिंपल बनाना है, एंड वी हैव टू मैच विद द करंट मार्केट प्रैक्टिसेस एंड टू शॉर्टेन द रेगुलेशन। अब आईसीडीआर कमिटी हेडेड बाय पृथ्वी हल्दिया, आईसीडीआर कमिटी हेडेड बाय पृथ्वी हल्दिया जी ने बोला भाई आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 हम लोग रेकमेंड। सेबी का एक और कमिटी है पीएमएसी, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी, उसने भी बोला कि भाई जो आईसीडीआर कमिटी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी ने भी कंफर्म किया कि जो आईसीडीआर कमिटी बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। तो फाइनली आईसीडीआर कमिटी के बोलने पर, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी के बोलने पर सेबी ने 11 सितंबर 2018 को आईसीडीआर रेगुलेशंस पास कर दिया, नोटिफाई कर दिया ऑफिशियल गैजेट, और 60 दिन बाद बोला एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 11 सितंबर 2018 को छाप तो दिया ऑफिशियल गैजेट में, लेकिन एप्लीकेबिलिटी का डेट क्या रखा? आफ्टर 60 डेज। मतलब 11 सितंबर में ऑफिशियल गैजेट में छाप दिया और बोल दिया 60 दिन बाद, 60 डेज के बाद से ये अप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया सर? मतलब सेबी ऐसे सरप्राइज नहीं देगा ना, अचानक से 11 सितंबर को छाप दिया आज से लागू है, ऐसा नहीं होता भाई, समय दिया जाता है। तो 11 सितंबर को अनाउंसमेंट कर दिया, नोटिफिकेशन छाप दिया ऑफिशियल गैजेट में, एंड बोला कि अप्लाई कर देंगे 60 days after notifying in official gazette. So it was notified on 11 September and it became applicable after 60 days all over India. मक्खन सर, जबरदस्त। यहां तक सो फार सो गुड, यहां तक जो भी बात की है सब लिखवा देंगे, टेंशन मत ले भाई तुम। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। मान लो एक कंपनी आईपीओ लेकर के आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मैं बता दूं, अगर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आ रहा है, एक कंपनी अगर आईपीओ लेकर के आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या कोई भी आंडू पांडू कंपनी आईपीओ लेकर के आ जाएगा क्या? कोई भी एरा गरा नत्तू कहरा कंपनी आईपीओ लेकर के आ जाएगा क्या? कि उसको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कुछ तो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सर वो क्या क्या कंडीशन है सर, बताइए सर। सुनो भाई, क्या क्या कंडीशन है? 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 6 मैं सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, सब लिखवाऊंगा। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 एंड रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2। रेगुलेशन नंबर है, जैसे एक्ट में सेक्शन नंबर होता है ना, वैसे रेगुलेशन, तुम क्या पढ़ रहे हो? आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 पढ़ रहे हो, तो उसमें रेगुलेशन नंबर है, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2। सर इसको एक्ट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एक्ट पार्लियामेंट पास करता है, रेगुलेशन रेगुलेटरी बॉडी पास करता है, रेगुलेशन रेगुलेटरी बॉडी पास करता है। रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी, क्योंकि उसने ये पास किया इसलिए इसको रेगुलेशन बोलते हैं। गॉट इट? सेबी बोला आईपीओ अगर लेकर के आएगा, कोई भी कंपनी आईपीओ लाने के लिए उसको चारों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहता है उसको 4 का 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एनी कंपनी कैन कम आउट विद इनिशियल पब्लिक ऑफर ओनली इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द 4 कंडीशन। बच्चे बोलेंगे सर इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? नाम में लिखा हुआ है, पहली बार हम लोग पब्लिक को जनरल ऑफर दे रहे हैं, जनरल पब्लिक को हम लोग शेयर इशू करना चाहते हैं। इट्स नॉट अ स्पेसिफिक ऑफर, ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, जनरल ऑफर है पब्लिक को। मतलब एनीवन कैन पार्टिसिपेट, anyone can buy the shares. So we are making a general offer to the public. When a company makes general offer of its shares, when a company makes general offer of its shares to public for the first time, it is called initial public offer. इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल क्यों? पहली बार है। पब्लिक क्यों? क्योंकि पब्लिक को ही शेयर दे रहे हैं। ऑफर क्यों? क्योंकि ऑफर कर रहे हैं, फोर्स थोड़ी ना कर रहे हैं, खरीदना ही पड़ेगा तेरे को, अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सो इनिशियल पब्लिक ऑफर। तुम लोग मेरे को बताना मेरा कंपनी आईपीओ ला सकता है कि नहीं। मैं सारे कंडीशंस बता रहा हूं, मेरा कंपनी सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मैं भी एक आईपीओ लेकर के आया करे एंड आई विल गेट माय सेल्फ लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट। चलो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 1 नेट टेंजिबल एसेट्स। क्या बोले? कंपनी एरा गैरा नहीं होना चाहिए, मजबूत कंपनी होना चाहिए। मजबूत कंपनी मतलब जो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करे। कंडीशन नंबर 1 नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट tangible assets in immediately preceding, net tangible assets in the immediately preceding last 3 years, 3 full years, 3 full years मतलब समझ में आया? पूरा 12 महीना का साल। net tangible asset in immediately preceding last 3 full years
should be at least 3 crores. कंपनी के पास कम से कम नेट मतलब समझ में आ रहा है, नेट टेंजिबल एसेट मतलब, नेट मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन के बाद बता, डेप्रिसिएशन के बाद मतलब नेट बताओ, ग्रॉस मत बताओ। नेट वो भी टेंजिबल एसेट जो दिखता हो, क्योंकि जो नहीं दिखता है ना तुम लोग उसमें बहुत बेवकूफ बना सकता है सेबी को। गुडविल है, अरे भाई बाजार में जो दिखता है वो दिखा भाई, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, इंटेंजिबल एसेट। यहां पर सेबी बोला ना भाई इंटेंजिबल एसेट दिखता नहीं है ना मोजी, जो दिखता नहीं है ना हम लोग को डर लगता है वो है भी कि नहीं है, जो दिखे वही बताइए। मुबारक है आपको इंटेंजिबल एसेट। पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद करिए। नेट टेंजिबल एसेट बताइए कितना है, 3 करोड़ है तो बात करिए, जो दिखे। नेट टेंजिबल एसेट जिसको छुआ जा सके, टेंजिबल समझ में आता है ना, समथिंग विच वी कैन टच। अब जब लव, प्यार, वो होता नहीं है, मतलब होता है, तुम बोलोगे होता है, कैसे साबित करोगे? अब तुम समझो, मान लो तुम किसी से प्यार करते हो, तुमको लग रहा है वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम अपने मां बाप को कैसे साबित करोगे? जो तुम महसूस कर रहे हो वो तुम मां बाप को कैसे महसूस करवाओगे कि नहीं वो इंसान मेरे से प्यार करता है? वेरी टफ, इंटेंजिबल है, होता नहीं है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई बिटर एक्सपीरियंस है मेरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हम बोल रहे हैं दूसरों को साबित करना मुश्किल है। जो हम महसूस करते हैं वो हम दूसरों को कैसे साबित कर दें? हैं? तो सेबी को तुम कैसे साबित करेगा? जो दिखता नहीं है तुम सेबी को कैसे साबित करेगा? पब्लिक को कैसे साबित करेगा? इसलिए भाई जो दिखता है उसका बात करो। नेट टेंजिबल एसेट इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग लास्ट 3 full years should be 3 crores, एटलीस्ट 3 करोड़, मिनिमम 3 करोड़। सर पिछले बार ना, सर ऐसे मेरा पिछला 3 साल में था ये 3 करोड़, खाली पिछले साल जो है ना 1-2 महीना के लिए 3 करोड़ से थोड़ा सा कम हो गया था, पिछले साल 1-2 महीना के लिए 3 करोड़ से। अबे 1-2 महीना छोड़, एक भी दिन तेरा पिछले 3 साल में अगर एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल अगर 3 करोड़ से नीचे गया तेरा नेट टेंजिबल एसेट, तो यू आर इनएलिजिबल। चाहे वो एक दिन, एक लम्हा, एक पल 3 करोड़ से नीचे गया ना तो तुम आउट, बट यू विल बी बैक। चिंता मत करो, सेबी तुम्हारे लिए भी कुछ करता है, रुको। बट पहले अभी 4 कंडीशन में, चारों कंडीशन सुनो। नहीं सेटिस्फाई होगा 4 कंडीशन तो भी एक उपाय है पब्लिक इश्यू लाने का, आईपीओ लाने का, बट वो बाद में बताएंगे, पहले ये 4 कंडीशन समझ में आ गया सर? नेट टेंजिबल एसेट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग लास्ट 3 full years शुड बी एटलीस्ट 3 करोड़। कंपनी का ना सब्सिडरी भी है, कंपनी का सब्सिडरी भी है, तो कंसोलिडेटेड बोलो, कंसोलिडेटेड बोलो। मान लो अगर हम अकेले नहीं है, मेरा सब्सिडरी कंपनी भी है, तो कंसोलिडेटेड देखा जाएगा, मतलब मिला करके देखा जाएगा। तुम्हारा सब्सिडरी मिला करके बोलना नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ होना चाहिए, कंसोलिडेटेड बेसिस। फिर सेबी ये भी बोला कि ये जो नेट टेंजिबल एसेट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 full years 3 करोड़ बोल रहे हैं ना, इसका 50% मॉनेटरी एसेट होना चाहिए। अब मिनिमम की मैक्सिमम वो हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। 3 करोड़ जो नेट टेंजिबल एसेट है, सेबी क्या बोला होगा? ये जो 3 करोड़ नेट टेंजिबल एसेट है ना, इसमें मॉनेटरी मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, चलो इतना भी हम बोल दिए। मॉनेटरी एसेट मतलब विच कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश वाला एसेट 50% मैक्सिमम बोला होगा सेबी की मिनिमम? इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, 50% एसेट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। कम से कम 50% होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 50% मॉनेटरी एसेट, मिनिमम की मैक्सिमम। सेबी बोला अपना अपना आंसर बदलना बदल दो। सेबी बोला मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट भाई, उससे ज्यादा नहीं। क्यों सेबी ऐसा बोला? कानून अगर तुम समझ गए ना, तुमको रटने का दरकार नहीं रहेगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब जैसे तुमको कभी टेंजिबल तुम नहीं भूल सकते, समझ गए हो तुम। मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट मतलब सेबी क्या चाहता है कि मॉनेटरी एसेट ज्यादा हो कि कम हो? नहीं हो तो और बढ़िया, हो तो ज्यादा से ज्यादा 50%, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट, नॉट मोर देन दैट।
बिकॉज मॉनेटरी एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर कंपनी के पास ज्यादा मॉनेटरी एसेट है ना, कंपनी के पास अगर ज्यादा मॉनेटरी एसेट है, रात में सब सोए, कंपनी एसेट साफ करके सुबह गायब, प्रमोटर लोग गायब, सब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश था। कंपनी तो कभी भी 9-2-11 हो जाएगा रे, एसेट बेच करके गायब, विच सेबी डज नॉट वांट। दैट इज वाई सेबी नियम निकाला 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट नहीं चलेगा, मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट। लेकिन सेबी यहां पर रिलैक्सेशन भी दिया कि चलो ठीक है यार, अगर तेरा 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट है भी ना, तेरा अगर 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट है भी ना, कंपनी वादा करो, लिखित रूप में वादा करो, मेक फर्म कमिटमेंट, मेक फर्म कमिटमेंट मतलब गिव इट इन राइटिंग, मेक फर्म कमिटमेंट मतलब गिव इट इन राइटिंग दैट यू आर गोइंग टू डिप्लॉय, दैट इज यूज द एक्सेस मॉनेटरी एसेट ओवर 50% इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट। हो सकता है मेरे कंपनी के पास 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट इसलिए हो क्योंकि सामने वाला प्रोजेक्ट में मेरे पास कैश बैंक ज्यादा है, क्योंकि सामने वाला प्रोजेक्ट में हम लगाने वाले हैं यार। तो मेक फर्म कमिटमेंट टू सेबी दैट यू आर गोइंग टू डिप्लॉय एक्सेस एसेट्स ओवर, यू आर गोइंग टू डिप्लॉय एक्सेस मॉनेटरी एसेट ओवर 50% इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट। सब चलता है। ओके, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बॉस तुम्हारा ये है कि तुम्हारा जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आता है, जो तुम्हारा कोर ऑपरेशन से प्रॉफिट आता है। अब जैसे मेरा कंपनी का कोर ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशंस पढ़ाना है, एजुकेशन है, बट इट डज नॉट मीन कि मैं प्रॉफिट वहीं से कमाता हूं। मेरा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है, मेरा एफडी में भी इन्वेस्टमेंट है, मेरे अदर एक्टिविटीज भी हैं, वहां से भी इनकम आता है। सेबी बोला मोहित जी वो सब इनकम आप देखिए, आप जो इन्वेस्ट कर रखे हैं स्टॉक मार्केट से जो इनकम आ रहा है, वो सब इनकम, वो सब प्रॉफिट को यहां पर मत लीजिए, क्योंकि आपका कंपनी जब पब्लिक इशू ला रहा है तो पब्लिक तो आपका धंधा में पैसा लगा रहा है, आपका जो कोर बिजनेस है उससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो चेक करिए कितना होना चाहिए। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना साल का एवरेज, पिछले 3 साल का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 full years, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 full years मतलब भाई 3 years, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेशंस का जो प्रॉफिट है ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years should be at least 15 crores. Average operating profit of immediately preceding 3 years should be at least 15 crores. With profit in each of those financial years, which profit in each year, which with profit in each of those 3 years. मतलब मान लो पिछला 3 साल का तुम्हारा, सुनना, पिछला 3 साल का प्रॉफिट, एक साल 100 करोड़ था, 100 करोड़ 58 की घड़ा, दूसरा साल 0 प्रॉफिट था, तीसरा साल तो 10 करोड़ का नुकसान था। तो पिछला 3 साल का अगर ये एवरेज करोगे, 100 प्लस 0 माइनस 10 को, तीनों को जोड़ोगे, डिवाइडेड बाई 3 करोगे, 90 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज कितना आ रहा है, 30 करोड़ आ रहा है। 30 करोड़ का एवरेज है पिछला 3 साल का। तुमको तो खाली 15 करोड़ का एवरेज चाहिए था। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? आंसर इज नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट ईच ईयर में होना चाहिए। एवरेज 15 करोड़ का होना चाहिए बॉस, लेकिन प्रॉफिट तो पिछले तीनों साल में होना चाहिए। पिछले तीनों साल में प्रॉफिट होना चाहिए, कम या बेसिक प्रॉफिट होना चाहिए, और एवरेज में 15 करोड़। तो यहाँ एवरेज में तो तुम्हारा 30 करोड़ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या पिछला तीनों साल में तुम्हारा प्रॉफिट है? नहीं है। तो कंडीशन नंबर 2 इज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अगर ऐसा होता, मान लो 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। देखो एवरेज 15 करोड़ हो रहा है क्या? 10 और 20 30 और 15 45 डिवाइडेड बाय 3, यस 15 करोड़ हो रहा है। पिछला तीनों साल प्रॉफिट है क्या? हाँ, तो एवरेज भी 15 है, पिछला तीनों साल भी प्रॉफिट है, तुम्हारा कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ गया सर? एंड दिस प्रॉफिट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मक्खन, कंडीशन नंबर 3 बहुत सिंपल है, तुम्हारा नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ शुड बी एटलीस्ट 1 करोड़। दोस्तों कंपनी का जो नेटवर्थ है बेटा, कंपनी का जो नेटवर्थ समझ में आता है ना? नेटवर्थ मतलब यार तुम्हारा शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है बेटा, शेयर कैपिटल, अरे बोलो समझ में आ रहा है ना? यस सर। नेटवर्थ मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। कितने साल? वही इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years।
3 full years। मतलब एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल पिछले 3 साल में तुम्हारा नेटवर्थ 1 करोड़ के नीचे नहीं गया हो। एक भी दिन, एक भी लम्हा, एक भी पल पिछला 3 साल में तुम्हारा नेटवर्थ 1 करोड़ के नीचे नहीं गया हो। नेटवर्थ शुड बी एटलीस्ट 1 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 full years। अभी तक 3 कंडीशन क्या सीखा है मेरा बच्चा लोग? ये हैंडराइटिंग रफ चल रहा है, मैं अच्छे से सब कुछ अच्छे से आपके कॉपी में नोटिंग होगा, आप टेंशन मत लो। कंडीशन नंबर 1 क्या सीखा? कंडीशन नंबर 1 सीखा कि भाई नेट टेंजिबल एसेट, कम ऑन गाइस, नेट टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट शुड बी एटलीस्ट 3 crores in immediately preceding 3 full years। नेट टेंजिबल एसेट कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए in immediately preceding 3 full years। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट of immediately, average operating profit of immediately preceding 3 years, average operating profit, average operating profit of the immediately preceding 3 years should be at least 15 crore with profit in each of the years। नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए इन immediately preceding full 3 years, in immediately preceding 3 full years नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। so far so good। और चौथा कंडीशन ये है भाई, अगर कंपनी ने अपना लास्ट 1 साल में नाम चेंज किया है, टू ऐड अ न्यू एक्टिविटी टू इट्स नेम, कंपनी ने पिछले 1 साल में, कंपनी ने अगर पिछले 1 साल में अपना नाम चेंज किया है टू ऐड अ न्यू एक्टिविटी इन इट्स नेम, then at least 50% of the total revenue, at least 50% of the total revenue should be out of the activity suggested by the new name। At least 50% of the total revenue should be generated by the activity suggested by the new name। मान लो कंपनी ने अपने पहले था एक्स लिमिटेड, उसने नाम ऐड कर दिया एक्स एंड सीमेंट लिमिटेड। व्हाट इज द न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम? पहले कंपनी का नाम खाली एक्स लिमिटेड था, उसने अब लिख दिया एक्स एंड सीमेंट लिमिटेड। तो व्हाट इज द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम? सर सीमेंट, इसका मतलब सीमेंट बेच करके जो टोटल रेवेन्यू है ना, टोटल रेवेन्यू, मान लो टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ है, उसका 50% यानी 50 करोड़ सीमेंट बेच करके आया हो। अगर तुम अपना नाम चेंज कर रहा है, उसमें कोई एक्टिविटी ऐड कर रहा है, तो 50% तुम्हारा टोटल रेवेन्यू का कम से कम 50% शुड बी आउट ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू। इफ द कंपनी चेंजेस इट्स नेम इन द लास्ट ईयर, then at least 50% of the total revenue should be out of the activity suggested by the new name। अगर तुमने लास्ट ईयर नाम चेंज ही नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर ये कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर लास्ट ईयर नाम चेंज किया है तो उस एक्टिविटी से कम 50% रेवेन्यू आया हो। डन 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 मक्खन। अच्छा एक चीज याद रखना, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकता है? पागल हो गए हो क्या? थोड़ा भी बुद्धि नहीं है क्या? पब्लिक इशू मतलब ही क्या कि पब्लिक कंपनी लेकर के आ सकता है। ओके सर, सॉरी। अच्छा मान लो मेरा कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, अगर मेरा कंपनी पब्लिक कंपनी है, मान लो, बताओ मेरा कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है, क्या पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, नेट टेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फर्नीचर, अरे भाई प्लांट मशीनरी फर्नीचर लैंड बिल्डिंग सब लिया जाएगा ना, कंपनी का ऑफिस भी तो नेट टेंजिबल एसेट है। हाँ 3 करोड़ है सर, पिछला 3 साल से है। हाँ आराम से। दूसरा कंडीशन दूसरा कंडीशन, सर पिछला 3 साल का आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ हो जा रहा है क्या इन ईच ऑफ द 3 इयर्स एंड यू हैव बीन प्रॉफिटेबल इन ईच ऑफ द पिछला 3 साल? नो कमेंट। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। मैं क्यों बताऊं? नहीं मैं मतलब क्यों बताऊं? हाँ कुछ और से बहुत ज्यादा है सर। नहीं मैं क्यों बताऊं? आप लोग का आशीर्वाद है बस। नेटवर्थ पेटीएम का एग्जांपल लो, पेटीएम का, मेरा हटाओ, पेटीएम का एग्जांपल लो। पेटीएम, पेटीएम करो,
क्या पेटीएम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल में 15 करोड़ है? घंटा उसका लॉस है, प्रॉफिट वो आज तक चखा ही नहीं है। सर फिर भी तो पेटीएम का आईपीओ आया और सबको बर्बाद किया। सर वो कैसे ले आया सर? चीटिंग। सर सभी को भी पैसा खिलाया लग रहा है। अरे नहीं भाई, बाईपास है। ऑब्वियस बात है, पेटीएम ने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। सर फिर पेटीएम का आईपीओ कैसा है मैं बताएगा ना, टेंशन मत ले। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या? नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए पिछला 3 साल में। और चौथा कंडीशन, इफ द कंपनी हैज चेंज्ड द नेम इन द लास्ट 1 ईयर, if the company has changed the name in the last 1 year, at least 50% of the total revenue should be out of the activity suggested by the new name. पेटीएम करो। शेयर्स में मरो। कोई पेटीएम का शेयर किसी का घर में कोई मम्मी पापा अंकल भाई बंधु बहन उठाया था क्या? पेटीएम का शेयर हाथ उठाओ भाई। कोई पेटीएम का शेयर लिया था क्या? पेटीएम का है? एनीवन? कम ऑन गाइस, कम ऑन। अप्लाई किया था बट अलॉट नहीं हुआ। लक्की लक्की हो लक्की। अच्छा, अलॉट कैसे होता है वो भी आईसीडीआर में सिखाएंगे। किसको अलॉट होता है, क्यों अलॉट होता है, कैसे अलॉट होता है। सर पेटीएम क्या चारों का चारों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन पेटीएम तो चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला तो नहीं कर रहा। वो सर 4 में से 3 कर दिया तो तुम क्या गांजा ले रखे हो क्या? तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करता क्या? तुमको बोल रहे हो ऑल द 4 कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड, बट पेटीएम डिड नॉट सेटिस्फाई ऑल द 4 कंडीशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला सेटिस्फाई नहीं किया, तो फिर वो आईपीओ कैसे लेकर के आया? क्योंकि सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बोलता है अगर कोई कंपनी चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब तो आईपीओ ला सकता है। अगर कोई कंपनी मान लो चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सका, तभी भी वो आईपीओ ला सकता है 2 कंडीशन सेटिस्फाई करके। और वो 2 कंडीशन भयानक है। अगर आप ऊपर वाला 4 कंडीशन में से एक भी छूट गया आपका सेटिस्फाई करना, तो आइए अभी भी आप आईपीओ ला सकते हैं 2 कंडीशन सेटिस्फाई करके। कंडीशन नंबर 1, entire issue should be made through book building. Entire issue should be made through book building. Entire issue should be made through book building. बुक बिल्डिंग क्या होता है आईसीडीआर में डिटेल में पढ़ेंगे अपने। पूरा एक क्लास लगेगा बुक बिल्डिंग का मैकेनिज्म समझाने में। अभी मैं शॉर्ट में समझा दूंगा और समझ में भी आ जाएगा। मैकेनिज्म नहीं आएगा लेकिन बुक बिल्डिंग क्या होता है ये समझ आ जाएगा। Entire issue should be made through book building and दोनों कंडीशन and at least 75% should be offered to QIB. At least 75% of the shares must be offered to QIB, qualified institutional buyers. बुक बिल्डिंग क्या होता है और QIB क्या होता है समझो आप। Entire issue should be made through book building का मतलब, बुक बिल्डिंग का मतलब होता है, बुक बिल्डिंग जो है ना, बुक बिल्डिंग इज एन इन्वेस्टर ड्रिवन प्राइसिंग टेक्निक। बुक बिल्डिंग इज एन इन्वेस्टर ड्रिवन प्राइसिंग टेक्निक। बुक बिल्डिंग इज एन इन्वेस्टर ड्रिवन प्राइसिंग टेक्निक। बुक बिल्डिंग इज एन इन्वेस्टर ड्रिवन प्राइसिंग टेक्निक मतलब कंपनी यहां पर फाइनल शेयर प्राइस फिक्स नहीं करता। कंपनी का क्या औकात है बे? लॉस मेकिंग है डैश, तुम फाइनल शेयर प्राइस मत फिक्स कर। रेदर एक प्राइस बैंड कंपनी फिक्स कर देता है। इन्वेस्टर ड्रिवन प्राइसिंग टेक्निक मतलब इन्वेस्टर लोग फाइनल शेयर प्राइस बताते हैं कितना होना चाहिए। कैसे इन्वेस्टर लोग फाइनल शेयर प्राइस डिराइव करता है मैं आपको बताता हूं। कंपनी विल फिक्स अ प्राइस बैंड। कंपनी फिक्सेस अ प्राइस बैंड कंसिस्टिंग ऑफ फ्लोर प्राइस एंड अ कैप प्राइस। मान लो प्राइस बैंड 100 से 120 रखा गया। फाइनल शेयर प्राइस कंपनी नहीं फिक्स कर रहा है, कंपनी एक प्राइस बैंड फिक्स कर दिया 100 से 120। ये 100 रुपया हो गया फ्लोर प्राइस और 120 रुपया हो गया कैप। 100 इज फ्लोर, 120 इज कैप एंड द कैप कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द फ्लोर। याद रखना, मतलब ऐसा नहीं कि 100 से 150 कर दो, 50% का गैप हो गया, वो नहीं हो सकता। 100 to 120 maximum. The cap cannot exceed 20% of the floor. The cap price cannot exceed 20% of the floor. क्या 100 से 110 रख सकते हैं? हाँ, 10 रुपए का गैप है, 10% का गैप है। सर आप बोले 20% होना चाहिए मैक्सिमम। 100 से 110 अलाउड है? हाँ। 100 से 105 यस। 80 to 100 चलेगा? अरे यस या नो बोलो ना रे बाबा। प्राइस बैंड 80 to 100। जो यस बोल रहा है अगेन वो गांजा ले रखा है। 80 to 100 विल बी मोर देन 20% मेरे गांजा लोग।
तो सर 20% था ना, हम लोग 20 रुपीज देख लिए थे सर, आपको भी पता है हम लोग कहाँ गलत करेंगे। 80 का 20% कितना होता है? 80 का 20% होता है 16। 80 to 96 चलेगा, 80 to 100 नहीं चलेगा। सो कंपनी instead of fixing the final share price, company instead of fixing the final share price, company will fix a price band consisting of floor price and cap price, in which the cap cannot exceed 20% of the floor. Now the bids will be invited by the company from prospective investor. Bids will be invited from the prospective investor. Bids are going to be invited from the prospective investor. बिड मंगवाएंगे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से कि आप हमारा शेयर कितना में खरीदना चाहेंगे। मान लो प्राइस बैंड 100 से 120 है, आप कोट करो। कोई 100 कोट करेगा, कोई 105 कोट करेगा, कोई 110 कोट करेगा, कोई 120 कोट करेगा, 111 कोट करेगा, एटसेट्रा। कौन सा प्राइस, अब अलग अलग इन्वेस्टर लोग अलग अलग प्राइस कोट कर रहा है, कौन सा प्राइस फाइनल शेयर प्राइस बनेगा? बिड्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, बिड्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। हाईएस्ट बिड शेयर प्राइस नहीं बनेगा, वो बिड जिसपे मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ने बिड किया है वो शेयर प्राइस बनेगा। तो अगर मान लो 110 पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टर लोग 110 पर बिड किया तो 110 फाइनल शेयर प्राइस बनेगा। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर लोग 120 पर बिड किया तो 120 फाइनल शेयर प्राइस बनेगा। हाईएस्ट बिड इज नॉट द फाइनल शेयर प्राइस, rather the bid at which maximum number of investors have bidded will become the final share price. मतलब इन्वेस्टर लोग का ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बिड आ रहा है वो फाइनल शेयर प्राइस बनेगा। ये होता है बुक बिल्डिंग, डिटेल में अपने और पढ़ेंगे। 75%, कम से कम 75% क्यूआईबी लोग को देना पड़ेगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लोग कौन होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मेरे और आप जैसे इंसान नहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। इन लोग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पीएफआई कौन है? एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा पीएफआई क्यूआईबी है वो। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में म्यूचुअल फंड कंपनीज आएगा, पीएफआई लोग आएगा, बैंक्स आएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज आएंगे, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन लोग सब क्यूआईबी लोग हैं। सर में आ गया सर, म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वेंचर कैपिटलिस्ट्स, ये सब सीखेंगे धीरे धीरे करके। ये सब होता है क्यूआईबी लोग, मतलब दिग्गज लोग, म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, दे आर क्यूआईबी। तो तुम समझ सेबी क्या बुद्धि लगाया, तुम समझ सेबी क्या बुद्धि लगाया। बोला अगर तेरा कंपनी 4 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सक रहा है, फिर भी अगर उस कंपनी में दम है, इट हैज द किक, इट हैज द पावर हाउस, तो 75% शेयर क्यूआईबी लोग को बेच करके दिखा। 75% अपना ऑफर का क्यूआईबी लोग को बेच करके दिखा। इन लोग तो बेवकूफ नहीं है, इन लोग तो भोला भाला जनता नहीं है, क्यूआईबी लोग चील लोग हैं, चील लोग। इंस्टीट्यूशनल बायर है, म्यूचुअल फंड कंपनी, बेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर देयर, बेस्ट रिसर्च एनालिस्ट आर सिटिंग। कंपनी को खोल करके देखेगा पूरा, इन एंड आउट। धंधा समझता है इन लोग के नहीं समझता। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर लोग, म्यूचुअल फंड कंपनी का काम ही क्या है? रिसर्च ही तो करता है। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज दिग्गज लोग हैं, इन लोग को तो बेवकूफ नहीं बना सकते। इन लोग तो कोई मॉडल देख करके नहीं पैसा लगाएगा, इन लोग तो तुम्हारा मॉडल देखेगा, बिजनेस मॉडल देखेगा, कितना जाने तेरे बिजनेस मॉडल। इन लोग को अगर 75% बेच दिया, कुछ तो बात है तेरे अंदर। 75% अपना ऑफर साइज का क्यूआईबी को बेचा है तुम, यू हैव इट इन यू, इवन दो यू आर नॉट सेटिस्फाइंग ऑफ द अबव 4 कंडीशन। भाड़ में गया, 75% क्यूआईबी को दे दिया, बुक बिल्डिंग कर रहा है, और क्या करेगा रे। पब्लिक को भी बेचो, पब्लिक को भी अलाउड है अब। लेकिन तुम एक चीज देखो, जब 75% ऑफ द ऑफर क्यूआईबी के पास ही चला गया तो पब्लिक के लिए तो बहुत स्मॉल परसेंटेज रहा, तो बर्बाद भी होगा तो कम ही बर्बाद होगा पब्लिक। इसलिए बच्चा भी बोला सर पेटीएम का हमको ना शेयर नहीं मिला। कैसे मिलेगा रे, 75% तो क्यूआईबी लोग लेगा यार, बहुत कम पोर्शन मिलेगा। कॉरेक्ट सर, मक्खन सर। जोमेटो में भी ऐसे ही हुआ था क्या? बिल्कुल, जोमेटो इज ऑल्सो लॉस मेकिंग।
कोई इन लोग 15 करोड़ का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। समझ में आ गया सर। फिर सर लॉस मेकिंग में पब्लिक पैसा क्यों लगाता है? लगा दिया तुम छोटा बुद्धि, कर दिया तुम छोटा बुद्धि, तुम मत लगा। नहीं सर, हम ऐसे पूछे गांव दुनिया क्यों लगाता है, ऐसे मरता क्यों है लोग पैसा लगाने के लिए? दे बिलीव इन द नेक्स्ट जनरेशन कंपनी। दे बिलीव कि आज से 10-15 साल बाद इन लोग जो है भयानक फोड़ करके पैसा कमाएगा। तो दे द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू suffer the pain of 5 to 10 years time horizon, they invest in such next generation company. Best example in front of you is Google. गूगल जब चालू किया था, इट यूज टू बर्न कैश लाइक एनीथिंग। सारा गूगल का सर्विसेज फ्री था, सब कुछ फ्री था। गूगल का कैसे पैसा कमाया? अपने आप को गूगल जो है हाथी बना लिया। हाथी भी मतलब यूनिवर्स बना लिया। गूगल इटसेल्फ इज अ यूनिवर्स। गूगल एक अलग दुनिया है, यूनिवर्स है। हम और तुम गूगल के बिना कुछ नहीं है, नहीं कुछ कर सकते बिना गूगल के। पूरा वर्ल्ड गूगल के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा वर्ल्ड गूगल चला रहा, हम तो बोले पूरा वर्ल्ड गूगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो या कुछ भी हो, चाहे वो तुम जीमेल यूज करते हो गूगल का, चाहे तुम गूगल मीट करते हो, चाहे तुम जो गूगल ड्राइव यूज करते हो स्टोर करने के लिए अपना डेटा, चाहे तुम वो क्रोम यूज करते हो, गूगल क्रोम ब्राउजर, हर जगह है। अब वो सब सारे सर्विसेज का अब वो चार्ज लेता है और एड चलाता है भयानक वाला गूगल एड्स, अनाप शनाप पैसा कमाता है। अब देखो गूगल मल्टी बिलियन कंपनी हो चुका है। समझ में आ गया सर? यूट्यूब किसका है? यूट्यूब गूगल का ही तो है? हाँ, यूट्यूब गूगल का ही तो है। गूगल ने खरीद रखा है यूट्यूब को बहुत पहले ही। ओ सर, तो व्हाट्सएप वो फेसबुक का है। गूगल मैप देख लो, अरे तुम्हारा मोबाइल में भरा हुआ होगा रे। तुम चाहे आईफोन यूज करो या कुछ भी यूज करो, उसमें गूगल का आइटम होगा ही होगा। ऐसा कोई फोन नहीं होगा जिसमें गूगल का आइटम नहीं। तो शुरुआत में गूगल में जो पैसा लगाया होगा, बिलीविंग इन 10-15 ईयर्स बाद वो प्रॉफिट कमाएगा, आज से उसका बम बम है। वैसे अगर तुमको लगता है कि जोमैटो, पेटीएम, ये सब में पैसा लगाने के बाद तुम्हारा 10 साल तक तुम रुक सकते हो, 10 साल तक नुकसान झेल सकते हो, उसके बाद ये तुमको दमदार कमा करके देगा। सर आपने पैसा लगाया है क्या? टू आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, सर आपने पेटीएम या जोमैटो में पैसा लगाया? आंसर इज अ बिग नो। ना, नहीं लगाया। इतना पेटीएम इज ब्लीडिंग सो मच लॉसेस, जोमैटो इज ब्लीडिंग सो मच लॉसेस, आई डोंट हैव एनी कन्विक्शन ऑन देम। और जब मेरे को पता है अभी इन लोग का टाइम आया नहीं है, जब टाइम आएगा तब पैसा लगा देंगे। अभी शुरुआत में अगर लगाया होता डैश पेटीएम में पैसा है, 1800 रुपया के आसपास था इसका इशू प्राइस, 900 रुपया अभी ट्रेड करता है। जब तुम वीडियो देखोगे अलग अलग टाइम पर, उस समय मार्केट मत खोल करके देखना आज कितना है, आज कितना हो सकता है, 1200, 1100, 800, 700, आई डोंट नो, बट 50% डाउन। मतलब अगर 40-50 लाख लगा देते तो 25 लाख तो साफ ही हो जाता डैश। तो समझ में आया लॉस वाला लोग कैसे आईपीओ लेकर के आता है? लॉस वाला लोग आईपीओ लेकर के आता है, उन लोग को खाली दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। बोला बुक बिल्डिंग से लेकर के आओ और 75% क्यूआईबी को दो। सर एलआईसी का आईपीओ में लगा सकते हैं क्या? आंख बंद करके। एलआईसी से ज्यादा प्रॉफिट और कोई नहीं कमाता। एलआईसी थोड़ी ना लॉस मेकिंग है। लगाया होगा एलआईसी में, बढ़िया है। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे, हो सकता है तुमने लगाया हो, तो बहुत बढ़िया बात है। मिलेगा ही नहीं तेरे को कुछ, सेकेंडरी मार्केट से खरीद लेना। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनी सिंगल पेनी ऑन इट। ये आईपीओ का कंडीशन समझ में आ गया ना? ये सर आईपीओ का सारा कंडीशन समझ में आ गया सर हम लोग को। लिखना चालू करो, अभी तक जो हम लोग चर्चा किया उसको लिखना चालू करो। लिखते लिखते तुमको पूरा याद हो जाएगा, ये गारंटी है। और नहीं लिखोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं होगा। रिटन प्रैक्टिस के लिए लिखना मैंडेटरी है।
तो काइंडली थोड़ा हाथ वाथ चलाइए और लिखिए। ये मत सोचिए नहीं नहीं हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखोगे भाई? राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगा? क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो? हेडिंग दे देना, सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2018। पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ाए थे, वो बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2018 introduction oblique background। SEBI constituted ICDR committee under the chairmanship of Prithvi Haldia। ICDR committee recommended ICDR regulation 2018 which was also supported by SEBI's PMAC। PMAC का फुल फॉर्म प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी। ICDR रेगुलेशन 2018 वर नोटिफाइड बाय सेबी इन ऑफिशियल गैजेट है 11 सितंबर को। ICDR regulation 2018 were notified by SEBI in official gazette on 11 September 2018 and was made applicable after 60 days from its notification in official gazette।
दिख रहा है ना, यहां तक पहले लिख लो। आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 रिपील्ड, रिपील्ड मतलब पुराना वाला को हटा दिया। आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 रिपील्ड यानी इसका इंग्लिश होता है ओब्लिटरेट, डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ। आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 मतलब पहले आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 था, बट उसको रिपील कर दिया गया, यानी हटा दिया गया ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस था? मेनली टू मेक regulations more simple and remove complexity. To make regulation more simple and remove complexity. To make regulations which match with current market practices. To shorten the language. And make it more understandable. To shorten the language and make it more understandable. लो हम हट गया, लिखो। लिखते समय थोड़ा फास्ट, बॉयज एंड गर्ल्स। डन 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 डन। यहां तक क्लियर है? यहां तक हो गया ना बेटा? यस सर। अब एक एक करके एलिजिबिलिटी कंडीशंस लिखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सीखें एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर आईपीओ। ऐसे फिर एफपीओ का सीखेंगे, राइट इशू का सीखेंगे, प्रेफरेंशियल इशू का, क्यूआईपी का। सर ये सब क्या बोल रहे हैं? प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी, राइट इशू, बोनस इशू? कुछ नहीं, एक एक करके जब टॉपिक आएगा तब अपने आप समझ में आ जाएगा। आज तो कंप्लीट नहीं होगा, 7 से 8 क्लास लगेगा। हेडिंग दो, एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ आईपीओ। An issuer must satisfy all the following conditions. पहले तो 4 कंडीशन लिखेंगे ना।
नेट टेंजिबल एसेट, पहला कंडीशन क्या था, नेट टेंजिबल एसेट कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल में। नेट टेंजिबल एसेट्स मस्ट बी at least 3 crores in each of immediately preceding 3 full years. In each of immediately preceding 3 full years. 3 full years will be 12 months each. Net annual asset must be at least 3 crores in each of immediately preceding 3 full years of 12 months each. Maximum 50% monetary asset, out of which not more than 50% should be monetary assets. और याद है अगर 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट है तो इट शुड मेक फर्म कमिटमेंट to deploy. If issuer is having more than 50% monetary assets, then it should make firm commitment to deploy excess monetary assets in upcoming projects. ये 50% वाला जो मॉनेटरी एसेट का लिमिट है ना, दिस 50% लिमिट ऑफ मॉनेटरी एसेट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओएफएस. ओएफएस क्या होता है वो भी नहीं समझ में आएगा, फ्यूचर क्लास में समझाएंगे. ऑफर फॉर सेल तो अभी क्यों लिखवाए, लिखवा दिए बेटा, अब यहां पर ही रेगुलेशन है, फ्यूचर में आएगा ऑफर फॉर सेल तब समझेंगे. ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी जो है ना अब नया शेयर इशू नहीं कर रहा है, मान लो कंपनी का जो प्रमोटर लोग है ना उन लोग का शेयर पब्लिक को बेच दे रहा है. कंपनी का जो प्रमोटर लोग के पास शेयर है ना वो शेयर प्रमोटर लोग से लेकर के पब्लिक को बेच दे रहे हैं. दिस 50% लिमिट ऑफ मॉनेटरी एसेट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल. ये एक पहला कंडीशन था बेटा. सेकंड कंडीशन कोई बता सकता है? हाँ, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल का. एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल का कम से कम 15 करोड़. एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट of immediately preceding 3 full years average operating profit of immediately preceding 3 full years
should be at least 15 crores with profit in each of those years. Average operating profit of immediately preceding 3 full years should be at least 15 crore with profit in each of those three, which profit in each of those years. Profit उस सारे सालों में होना चाहिए with profit in each of those years. नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए. नेटवर्थ ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 full years शुड बी एटलीस्ट 1 करोड़. और लास्ट वाला पॉइंट तो बड़ा सिंपल था. अगर कंपनी नाम चेंज किया है, सुनो ना, कंपनी अगर नाम चेंज किया पिछले 1 साल में, कम से कम 50% रेवेन्यू शुड बी आउट ऑफ द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम. चारों कंडीशन लिख लो बेटा. डन डनाडन डन. However, if issuer चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो, अभी भी वो आईपीओ ला सकता है 2 कंडीशन सेटिस्फाई करके. However, if issuer fails to satisfy any of चारों सेटिस्फाई करना है, एक भी अगर छूट गया, then it can still come out with IPO if both conditions are satisfied. If both of the following conditions are satisfied. Entire issue should be made through book building.
एंड एटलीस्ट 75%, बोले ना कम से कम 75% जो हम लोग नेट ऑफर कर रहे हैं, एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर मस्ट बी allotted to qualified institutional buyers. डन, यहां तक सो फार सो गुड। यस सर। भले ही तुम चारों सेटिस्फाई कर लो या चारों नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, ये दो कर दो, फिर भी तुमको आईपीओ नहीं लाने देंगे। कुछ कुछ एंटिटीज को हम लोग आईपीओ लाने नहीं देंगे, सेबी मना कर रखा है। सर ऐसा क्या सर, वो चारों सेटिस्फाई कर रहा है फिर भी आप उसको आईपीओ नहीं लाने दोगे, क्या दादागिरी है? कोई दादागिरी नहीं है। अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर मतलब समझ में आ रहा है, पहले गांव का पैसा मार रखा है और बैंक लोग इसको बोले जानबूझ करके मारा है। बैंक हैज डिक्लेयर्ड द इशुअर, इशुअर मतलब इशुअर कंपनी या उसका प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर या फ्यूजिटिव ऑफेंडर। फ्यूजिटिव ऑफेंडर मतलब भगौड़ा, फ्यूजिटिव मतलब भगौड़ा, पैसा मार के भाग गया, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी। या तो आप विलफुल डिफॉल्टर है या फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, भगौड़ा है, या फिर सेबी ने आपको डिबार कर रखा है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट। अपने पास्ट में कुछ कर्मकांड किया होगा, सेबी ने आपके ऊपर पाबंदी लगा रखा है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट। सेबी हैज डिबार्ड द इशुअर या प्रमोटर फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट। तो कुछ कुछ एंटिटी को हम लोग आईपीओ लाने नहीं देंगे, उसका लिस्ट लिख लो। एंटिटीज who are not allowed to bring IPO. रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 1 एंड सब रेगुलेशन 2 में ये बात लिखा हुआ है। issuer or its promoters are debarred from accessing the securities market. Issuer or its promoters are debarred from accessing the security market by whom? By SEBI. पास्ट में कुछ वायलेशन कर रखा होगा सेबी का। दूसरा वाला ध्यान से सुनना, ये वाला हो गया ना, नहीं भी हुआ तो छोड़ दो, अब सुनो दूसरा वाला ध्यान से सुनो। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें एक डायरेक्टर है मोहन, मोहन, एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसमें एक डायरेक्टर है मोहन। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें डायरेक्टर है मोहन। मोहन एक और कंपनी में डायरेक्टर है वाई लिमिटेड, उसको डिबार कर रखा है, वाई लिमिटेड को डिबार कर रखा है। तो वाई लिमिटेड का जो कॉमन डायरेक्टर है ना मोहन, एक्स लिमिटेड में, एक्स लिमिटेड भी डिबार हो जाएगा। फिर से सुन लो, एक्स लिमिटेड आईपीओ लाना चाहता है, एक्स लिमिटेड डायरेक्टली डिबार्ड नहीं है, लेकिन अगर उसका प्रमोटर या डायरेक्टर, एक्स लिमिटेड डिबार्ड नहीं है, लेकिन अगर उसका प्रमोटर या डायरेक्टर, उन लोग भी डिबार्ड नहीं है, लेकिन उन लोग कोई ऐसा कंपनी में प्रमोटर या डायरेक्टर है जो कंपनी डिबार हो रखा है, तो ये कंपनी भी डिबार हो जाएगी। इशुअर
having a promoter or a director who is also a promoter or director in any other company which is debarred by SEBI. रिवाइंड करके देख लेना सर। क्या सर, मक्खन के दस समझ आ गए सर। एक्स लिमिटेड के पास एक ऐसा प्रमोटर या डायरेक्टर है जो किसी दूसरे कंपनी में भी प्रमोटर या डायरेक्टर और वो कंपनी डिबार्ड है, तो फिर ये एक्स लिमिटेड भी आईपीओ नहीं ला सकता। या फिर इशूअर और इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर आर विलफुल डिफॉल्टर्स या तो विलफुल डिफॉल्टर्स है या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब हमारा लॉ तोड़ करके भाग गया। फ्यूजिटिव मतलब भगौड़ा। या फिर इशूअर इज हैविंग सम आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कुछ कन्वर्टेबल डिवेंचर वारंट कुछ भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, तो भाई आप उसका कन्वर्जन करो ना इक्विटी शेयर में। अभी आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते जब तक आपका कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कन्वर्जन बाकी है, कन्वर्टेबल डिवेंचर का कन्वर्जन बाकी है, तब तक आप ये पब्लिक इशू आईपीओ वगैरह नहीं ला सकते जब तक आपका कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है। बड़ा सिंपल था। सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए, वो वाला पॉइंट एक बार फिर से समझा दीजिए। भाई रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में अनलिमिटेड व्यूज क्यों दिया गया है? जी चाहे उतना बार रिवाइंड करके देख लो। यस सर। यहां तक का एपिसोड क्लियर है। अब ये कंडीशन को समझने के लिए हम लोग सम्स देखते हैं। बड़ा सम्स भी करेंगे, अभी छोटा छोटा सम्स देखते हैं। हम्म, 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 हम्म। देखिए पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन देखो, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि ये वाला एग्जांपल में इशूअर इज प्रपोजिंग टू फाइल। ये खाली समझने के लिए, ये लिखने का कोई दरकार नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये आएगा भी नहीं। खाली समझने के लिए कि तुमने कंडीशन समझा है कि नहीं। इशूअर इज प्रपोजिंग टू फाइल इट्स ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद सेबी। ऑफ अ डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करना पड़ता है, मतलब कि हम लोग अपना इच्छा सेबी को बताते हैं कि हम लोग पब्लिक इशू लाने वाले हैं अगस्त 2018 में। तो अगस्त 2018 में अगर ये आईपीओ लाना चाहता है तो पिछला 3 साल क्या हो गया? 2017, 2016, 2015, 2017, 16 और 15।
नेट टेन्जिबल एसेट ऑफ लास्ट 3 full years or 12 months each shall be at least 3 करोड़। हाँ, ये तो रेगुलेशन ही बोल रहा है। नेट टेन्जिबल एसेट 3 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल में, मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट। अब देखो, देखो भाई, ये रहा 2018, 2014 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है ना। 2014 से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, 2016, 2017 से मतलब है। 3 करोड़ होना चाहिए कम से कम। फिगर्स आर इन लैक्स। ओ माय गॉड, क्या ओ माय गॉड, करोड़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते भाई? 1 करोड़ मतलब 100 लाख ना। तो अगर ये फिगर्स इन लैक्स है, 2275 लाख मतलब 22.75 हो जाएगा भाई। करोड़ में कन्वर्ट करना मैं नहीं सिखा सकता, डिवाइडेड बाय 100 कर देना, करोड़ में आ जाएगा। तो यहाँ तो 22 करोड़ है, चलेगा। 25 करोड़ 25.32 करोड़ चलेगा, 35 करोड़ चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 50% मॉनेटरी एसेट। 22 करोड़, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है। देखना, 2275 का 50% तो 1100 के आसपास होना चाहिए, तो खाली 61 है। 2532 का लगभग 1250 है, तो खाली 108 मॉनेटरी एसेट है। आराम से, बहुत कम मॉनेटरी एसेट। समझ में आया? कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेट टेनेबल 3 करोड़ होना चाहिए। यहाँ 3 करोड़ छोड़ो, 22 करोड़, 25 करोड़, 35 करोड़, 50% मॉनेटरी एसेट। हाँ, उससे बहुत ज्यादा ही कम है। 2.72% है, परसेंटेज निकाल रखा है इन लोग, 2%, 4%, 8%। आराम से सेटिस्फाई हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 क्या बोलता है? पिछले 3 साल का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए, विद प्रॉफिट ऑन ईच ऑफ द ईयर्स। तो अब इन लोग देखो, 3 साल का दे रखा है, 2018, 17 और 16 का 15 करोड़। ये 16 करोड़ है, ये 12 करोड़ है, ये 18 करोड़ है। 15 करोड़ एवरेज में आ जा रहा है। हाँ, 16, 12 और 18 का जब एवरेज करोगे, 15 से ज्यादा ही आएगा। तो सेटिस्फाई हो रहा है। सब बिना कैलकुलेशन के आप कैसे निकाले? भगवान बुद्धि दिया तुमको भी और मेरे को भी, लगाओ। ये 15 से 16 मतलब 1 ज्यादा है, ये 18 3 ज्यादा है, तो 4 तो यहां ज्यादा हो गया, ये 12 3 ही का शॉर्टफॉल था। आराम से 15 तो हो ही रहा है। क्या बोले सर? ऊपर से गया, कुछ नहीं बोले। प्लस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3 करो, 15 करोड़ से ज्यादा आएगा। एवरेज 15 होना चाहिए ना। ये 16 है, यहां पर +1 बोनस है, ये 18 है, यहाँ 15, 18 3 बोनस हो गया, 4 ठो एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ 12 है, 4 एक्स्ट्रा था, 15 तो आ ही जाएगा। कंडीशन नंबर 3, नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल में। नेटवर्थ 1 करोड़। नेटवर्थ कैसे निकालते हो दोस्तों? नेटवर्थ देखो ऐसे निकालते हैं, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बोले थे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अगर कोई नुकसान वगैरह है तो, जैसे मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह अगर है, कुछ नहीं है सब। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ दिया गया। पिछले 3 साल का देखो, ये रहा पिछले 3 साल का। 1 करोड़ होना चाहिए। यहाँ तो 25 करोड़ है, 35 करोड़ है, 47। क्या मजाक चल रहा है भाई? क्या मजाक चल रहा है भाई? आराम से सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर ना? तो ये था स्पेसिफिक सारा कंडीशंस, जो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम लोग आईसीएसई का पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे, एक भी पन्ना नहीं छोड़ेंगे आईसीएसई मैट का। लेकिन आपको आईसीएसई मैट वापस से नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि मैं पूरा आपको लिखवा दूंगा या फिर अपने मैट में मार्क करवा दूंगा। लेकिन आईसीएसई मैट का चप्पा चप्पा मैं दिखाऊंगा हर चैप्टर में, कि कुछ नहीं छूट रहा अपना। ठीक है? आपको क्या करना है, जो भी कॉपी नोट्स लिखवाया गया उसको अच्छे से पढ़ लेना है, साथ साथ पढ़िए। आपका रैंक अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे गारंटीड है, साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। चलो, कल मिलते हैं बेटा, सेम टाइम 2 PM। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। और जो बच्चों ने अभी तक इनरोलमेंट नहीं कराया है, फटाफट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, meplclasses.com पर। ठीक है, www.meplclasses.com। और दोस्तों को भी बोल देना। अच्छा लगता है तो बोलो, ऑब्वियस बात है।